हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक स्पेशल टॉपिक सीए फाउंडेशन। जी हाँ, सीए फाउंडेशन। आज का ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सीए बनना चाहते हैं। सीए फाउंडेशन को लेके उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं। सीए फाउंडेशन क्या होता है, सीए फाउंडेशन के लिए आवेदन कैसे करें, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं और इनका एग्ज़ाम कब होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो सीए बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि उन सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो सीए फाउंडेशन है ये पहले सीपीटी के नाम से होता था और सीपीटी में पहले 2 पेपर होते थे। 100 मार्क्स के टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, जहां आपको 50% मार्क्स लाने होते थे और अभी उसी को ही सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। यहाँ पर 4 पेपर होते हैं, पर पेपर 100 मार्क्स का होता है, टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर भी आपको 50% मार्क्स लेके आने होते हैं एलिजिबल होने के लिए फॉर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, पर कुछ फ़ायदे भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, तो थोड़ा बहुत टफ भी है। आइए डिस्कस करते हैं। तो सीए फाउंडेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, जैसे कि सीए फाउंडेशन क्या होता है, उसकी योग्यता क्या रखी गई है, आवेदन कैसे करेंगे और एग्ज़ाम पास कैसे कर सकते हैं और सिलेबस क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, आज के इस वीडियो में अपन इन सारे क्वेश्चन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन क्या होता है। तो सीए फाउंडेशन के लिए यदि आप सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीए फाउंडेशन को क्लियर करना ज़रूरी होगा। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको सीए फाउंडेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, आवेदन करना होगा और सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाने के बाद आप सीए की जो नेक्स्ट स्टेप होती है, नेक्स्ट जो स्टडी है इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। और जो स्टूडेंट सीए बनना चाहते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम सीए फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है और उनको यहाँ पर थोड़ी मेहनत भी करनी होती है। यहाँ पर सीए बनने के लिए 2 टाइप के रूट होते हैं। कुछ स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के रूट से भी सीए बन सकते हैं, तो कुछ डायरेक्ट एंट्री रूट से भी सीए बन सकते हैं। अपन यहाँ पर दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट सीए बनना चाहते हैं उनके लिए सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन के लिए रूट क्या क्या होता है और सीए बनने के लिए क्या क्या रूट होता है और सीए फाउंडेशन के थ्रू क्या रूट है और डायरेक्ट एंट्री का क्या रूट है। तो सबसे पहले हाउ टू बिकम अ सीए, आप सीए कैसे बन सकते हैं। तो एक रूट होगा आपका फाउंडेशन रूट और दूसरा रूट होगा डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट जो होगा उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विथ BOS, बोर्ड ऑफ स्टडी, जो इंस्टीट्यूट है सीए का ICI, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्ज़ाम टिल जून 30 और दिसंबर 31। जब आप 12th क्लास में अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन होता है साल में 2 बार, एक तो जून में होता है और एक होता है दिसंबर में, और इसके एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं। एलिजिबल टू अपीयर इन नवंबर और मई एग्ज़ाम आफ्टर पासिंग क्लास 12th।
आप 12th पास करने के बाद यदि एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद आपको नवंबर का भी एग्ज़ाम देने को मिलता है, और या फिर उससे लेट हो तो फिर मई का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेशन करूँगा कि जब आप 12th में अपीयर हो जाते हैं तो 12th में अपीयर होने के बाद दिसंबर में यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप मई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएं। मार्च में 12th के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद में मई में सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि दिसंबर में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आप जून में जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जून में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसका एग्ज़ाम आपका होगा नवंबर में। तो यहाँ पर मैं सजेशन करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 12th में अपीयर हैं उनको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन करवाना लेना चाहिए, ताकि वो मई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाए। और यदि आप दिसंबर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आप जून में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो नवंबर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो यहाँ पर सीए फाउंडेशन में मैक्सिमम जो कोर्स है वो 11th-12th का है, और 11th-12th का कोर्स यदि आप जून में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो एक बीच में आपके बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर दिसंबर का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपकी जून की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, साथ में सीए फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन चल रही होती है, तो आपको सीए फाउंडेशन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में क्वालिफाइंग फाउंडेशन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम होगा तो फिर आप उसके लिए सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई कर लो। अब जैसे ही आप सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो सीए फाउंडेशन के बाद का कोर्स होता है, जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर कंप्लीट 4 वीक ICITSS बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर आपके 3 साल की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और उस 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले इंटरमीडिएट में आपको 4 वीक की ITC ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ICITSS इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, यानी कि यहाँ पर आपको इसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको IT के बारे में एक ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल के लिए भी आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है इंटरमीडिएट में 4 वीक की। जैसे ही आप ये 4 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पर आर्टिकलशिप जिसको हम बोलते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आपको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले इस 4 वीक की IT ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है। और जैसे आप IT ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो अपीयर एंड पास इन आइदर और बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप चाहो तो जो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं तो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद, बहुत ग्रुप क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और या फिर चाहो तो इस इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी है कि मिनिमम फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्लियर होना ज़रूरी होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ग्रुप क्लियर होने के बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जो 3 साल की होती है, और मिनिमम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप को क्लियर होने के बाद में अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं और उससे पहले भी इसको शुरू कर सकते हैं। फिर रजिस्टर फॉर 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर आप बहुत ग्रुप क्लियर होने के बाद में करते हैं तो 3 ईयर प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर रजिस्टर फॉर फाइनल सीए फाइनल कोर्स आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, यानी आप 3 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उसके लिए रजिस्टर तो इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन सीए फाइनल के लिए आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप
बहुत ग्रुप क्लियर होने के बाद ही आप कर सकते हैं, और उसी के बाद में ही आपकी 3 ईयर की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो बहुत ग्रुप क्लियर होने के बाद में जब आप 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं CA फाइनल के कोर्स के लिए। और CA फाइनल का कोर्स भी आप जो यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप को आप बहुत ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं और सेपरेट ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं। फिर जैसे आप इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट करके CA फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कंप्लीट 4 वीक ऑफ एडवांस ICITSS इन लास्ट 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी CA फाइनल में उसके लास्ट 2 ईयर में आपको एक ICITSS की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो एडवांस ट्रेनिंग होगी। उस एडवांस ट्रेनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको उसका नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आपकी सॉफ्ट स्किल के बारे में एक और एडवांस आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको भी कंप्लीट करना होता है, वो भी 4 वीक का होता है। लेकिन ये आपको CA फाइनल के जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 3 ईयर की, तो लास्ट 2 ईयर से पहले इसको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि इसको कंप्लीट किए बिना आप CA फाइनल की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी और उसके बिना आप CA फाइनल के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी ये 4 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपीयर इन CA फाइनल एग्ज़ाम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एडवांस ICITSS, यानी आप 3 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और उसकी जो ICITSS की ये ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपीयर हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जहां से आप सीधे बन सकते हैं एक ICAI के मेंबर बन जाएंगे। तो ये रूट होता है आपका CA बनने का जो फाउंडेशन के थ्रू है। सेकंड रूट आता है आपका डायरेक्ट एंट्री रूट, जहां पर आपको CA फाउंडेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि ये डायरेक्ट एंट्री रूट है जहां पर आपको CA फाउंडेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होता है डायरेक्ट एंट्री रूट? डायरेक्ट एंट्री रूट में 2 रूट आएंगे। एक तो होगा स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि वो स्टूडेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं और एक वो स्टूडेंट जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, वो दोनों स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री रूट में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 55% और अदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 60%, ये दोनों स्टूडेंट भी यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री रूट में शामिल हो सकते हैं। क्या रूट होता है इनका देखिए, तो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन दोनों का इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका है जिनका, वो सीधे डायरेक्ट एंट्री रूट में पहुंच जाते हैं और CA के इंटरमीडिएट कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब उनको CA फाउंडेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर किए हुए स्टूडेंट सीधे ही CA के इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं और सीधा उनको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनको फाउंडेशन की क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी वही प्रक्रिया होगी जो कि अपन ने फाउंडेशन में डिस्कस की थी। और दूसरे जो आते हैं वो होते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिनके ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 55% होते हैं, या फिर अदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिनकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 60% मार्क्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। वो भी रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, उनको भी यहाँ पर इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। उनको भी CA फाउंडेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उनको भी यहाँ पर 4 वीक की ICTI ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। और उसके बाद ज्वाइन 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको भी यहाँ पर ज्वाइन करनी होगी। एंड अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर उन्हें एक थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि
इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद उन्हें 9 महीने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर उनको आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, साथ में 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर रजिस्टर फॉर सीए फाइनल कोर्स एंड अपीयर आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, यानी वो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट कोर्स को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद वो भी सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं और इंटरमीडिएट कोर्स को कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद में सारे के सारे स्टेप वही रहेंगे सीए फाइनल के लिए जो कि अपन ने पीछे डिस्कस किए थे। अब हमारे सामने आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कि भाई सीए फाउंडेशन में पेपर क्या होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो आज हम अभी उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होंगे, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको टाइम पीरियड जो मिलेगा वो 3 घंटे का होगा। यानी कि आपके 4 पेपर होंगे, यहाँ पे चारों पेपर 100-100 मार्क्स के होंगे और टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। और हर पेपर में आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है और सेकंड पेपर होने वाला है, इन दोनों में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं जैसे आप 11th और 12th में करते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट है। मैंने जो पहले कहा था कि कुछ यहाँ पर फ़ायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। तो फ़ायदा यही है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो सब्जेक्ट होता है आपका अकाउंट का, उसको आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर जैसा आप 11th-12th में सब क्वेश्चन को करते आ रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके, वैसे ही यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को करना है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका भले कितना भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने पर उसमें क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर सीए फाउंडेशन में मिलने वाला है। और इसमें जो थर्ड और फोर्थ पेपर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो सही होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में तो आपका 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपने जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं उनमें से 1/4 जो आपने क्वेश्चन गलत किया है वो तो कटेगा ही, साथ ही 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को करें। नेक्स्ट है सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको पर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। जो यहाँ पर 4 पेपर आप देंगे उन चारों पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो लाने कंपलसरी हैं, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए। और चारों पेपर जो होंगे, चारों पेपर के मार्क्स जो है उनका एग्रीगेट 50% भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेके आ गए क्लियर हो जाएंगे, नहीं, आपको कुछ सब्जेक्ट में 40% से भी ज़्यादा लाना पड़ेगा ताकि चारों पेपर का एग्रीगेट औसत 50% हो सके। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि केवल हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने से भी कुछ नहीं होगा। आपको एक जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा तैयार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें ताकि चारों पेपर का एग्रीगेट आपके 50% हो जाए, यानी कि 400 में से आपके 200 मार्क्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको वापस देनी पड़ेगी। तो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार भी होते हैं, एक मई में होता है, एक नवंबर में होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। मई में और नवंबर में उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो देते ही हैं। तो जो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है वो भी यहाँ पर सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको तो बेनिफिट है भी, लेकिन जो स्टूडेंट
हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर सीए फाउंडेशन में वो ज़रूर अपना हिंदी मीडियम से फाइट कर लें, लेकिन इन फ्यूचर आप अपने मीडियम को इंग्लिश कर लें, क्योंकि आगे इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला होता है। तो सीए फाउंडेशन को क्लियर होने के बाद में जितना हो सके जल्दी सीए की जो इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर अपने मीडियम को कन्वर्ट कर लें और इंग्लिश मीडियम कर लें। मेरा सजेशन यही रहेगा। आगे स्टूडेंट अगर चाहता है तो हिंदी मीडियम में भी कर सकता है, लेकिन अच्छा करियर जो है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन के जो मई और नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम से पहले आपको जो टाइम मिलना चाहिए, मिनिमम टाइम, वो 4 महीने का होता है। 4 मंथ आपको मिनिमम टाइम लेना पड़ेगा, जिसमें आप पूरी प्रिपरेशन कर पाओ, तैयार हो पाओ कि हम सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए आपको कम से कम 4 महीने का एक टाइम पीरियड मिलना ज़रूरी है। और नवंबर के एग्ज़ाम के लिए आपको 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, और मई का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 31 जनवरी से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद में करवाते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और ना ही आपके पास में इतना टाइम मिलेगा। तो ये जो टाइमिंग है उसको थोड़ा ध्यान में रखें, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी टाइम पूरा मिल पाएगा, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम को आसानी से कैसे पास करें, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो इनका ये सबसे बड़ा रोल होता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उनके मार्क्स क्या क्या हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पेपर जो आपका होगा, फर्स्ट पेपर, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 4 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार। ये एक पेपर जो है वो पूरा आपके 100 मार्क्स का होगा, फुल डेस्क्रिप्टिव होगा। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा, जैसे 11th और 12th में आपने अपने आंसर को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा है, एक्सप्लेन करके लिखा है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको पूरा आंसर जो है वो डिस्क्रिप्टिव में ही देना है। तो ये मैं आपको जो बता रहा था कि जो बेनिफिट है वो यहाँ पर है कि आपको अकाउंट के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखने हैं। आपको जितना अच्छा आता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेनिफिट जो है सी फाउंडेशन को क्लियर करने का, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका अकाउंट का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। नेक्स्ट सेकंड जो पेपर होगा वो होगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें बिजनेस लॉ, व्यापारिक जो कानून होता है जिसे हम व्यापारिक संनियम भी कहते हैं, ये 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चैप्टर ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट जो 11th में से या 12th क्लियर कर लेते हैं या 12th में अपीयर हैं, उनके पढ़ा हुआ भी है या वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क्स का होगा, जो कि आपने सुन रखा होगा कि सीए फाउंडेशन में इंग्लिश का सब्जेक्ट भी शामिल कर लिया गया है। तो यही आपका 40 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है, जहाँ पर आपको इंग्लिश का ग्रामर है या फिर इंग्लिश की रिपोर्टिंग राइटिंग है, तो उनके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर जो होगा वो होगा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। यानी कि यहाँ पर जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर भी 100 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को इकट्ठा किया है। 3 सब्जेक्ट मिलाकर के एक पेपर बनाया हुआ है। पहला तो हो जाएगा आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि 40 मार्क्स का होगा, और एक होगा आपके लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति का, 20 मार्क्स का, और थर्ड पेपर जो होगा वो होगा स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का, और ये होगा आपके 40 मार्क्स का। एंड लास्ट जो फोर्थ पेपर है, सबसे लास्ट का पेपर, वो होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज।
यहाँ पर भी स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि इसमें कौन से टॉपिक हैं जो उनको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से टॉपिक में उनको 11th और 12th का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ दो सब्जेक्ट को मिला करके बनाया गया है। पहला सब्जेक्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जो कि 60 मार्क्स का होगा, और सेकंड जो सब्जेक्ट है वो होगा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, व्यावसायिक और वाणिज्यिक ज्ञान, यानी कि व्यवसाय के ज्ञान के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो होगा आपके 40 मार्क्स का। तो आइए अब डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि सबसे पहला पेपर है आपका अकाउंट का सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांत और उसके अभ्यास, जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपके जो टॉपिक हैं वो 11th और 12th के हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही है कि 11th और 12th में आपने पढ़ के रखा है, और उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि ये टॉपिक आपके अच्छे तैयार भी हैं, तो इनको आपको करना भी डेस्क्रिप्टिव टाइप में करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखिए इसमें सिलेबस में आपके एक तो आएगा थ्योरिकल फ्रेमवर्क, सैद्धांतिक ढांचा जो आपने 11th में पढ़ के रखा है, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये तीनों टॉपिक 11th के हैं, जो कि बहुत अच्छे से हर स्टूडेंट के तैयार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक इन्वेंट्री। ये टॉपिक नया है, जो कि न तो सीबीएसई वालों के होता है और न ही आरबीएसई या अदर स्टेट के होता है। तो इस टॉपिक को आपको ज़रूर, आपके लिए नया है और उसको पूरा तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपने 11th में पढ़ के रखा होता है। इसके बाद में आता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, विशेष जो लेन देन होते हैं, ये भी 11th में टॉपिक पढ़ा हुआ होता है। एकल व्यापार के अंतिम खाते, ये भी 11वीं में पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ तक के जो टॉपिक है उसमें से केवल इन्वेंट्री का टॉपिक एक नया टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक जो है वो 11th बेस हैं। तो स्टूडेंट को ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि 11th के टॉपिक उनको सारे के सारे यहाँ पर वापस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के 12th में अकाउंट्स में ये टॉपिक आता है। तो ये भी उनके अच्छा तैयार होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है साझेदारी के खातों के बाद में अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक न तो आरबीएसई में होता है, न सीबीएसई में होता है, न अदर स्टेट में भी होता है। सीबीएसई में भी कुछ अब की बार सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है, तो उसमें ये टॉपिक शामिल किया है, लेकिन आरबीएसई में नहीं होता। और ये टॉपिक आरबीएसई में जब एनसीईआरटी सिलेबस को कन्वर्ट किया गया था, तो उस टाइम में ये टॉपिक एनसीईआरटी में कन्वर्ट किया था, थोड़ा अमेंडमेंट वहाँ पे किया था, तो उस टाइम स्टूडेंट को पढ़ने को मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आरबीएसई किया तो ये टॉपिक वहाँ से वापस हटा दिया है। तो इस टॉपिक का बेनिफिट जो है सीबीएसई स्टूडेंट को मिलने वाला है। आरबीएसई स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कंपनी खातों का परिचय। तो कंपनी अकाउंटिंग सीबीएसई, आरबीएसई, अदर स्टेट सब में होता है, तो ये तो पढ़ के स्टूडेंट बहुत सारे इसकी प्रैक्टिस भी की हुई होती है। नेक्स्ट आता है कंपनी खातों का परिचय हो गया, और मूल लेखा अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, ये भी 12th में होता है। सीबीएसई और आरबीएसई चाहे कोई भी स्टेट से हो, सबके 12th में अकाउंटिंग रेशियो होता है। तो देखिए आप जो फर्स्ट पेपर है इसमें एक भी ऐसा 2-4 टॉपिक होंगे जो आपको या तो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा या फिर पहले पढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा 90% जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो आपका 11th और 12th से रिलेटिव है, और यहाँ पर आपको इसी टॉपिक का बेनिफिट मिलने वाला होता है। और जो बेनिफिट मैंने आपको और बताया कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको डेस्क्रिप्टिव में मिलेंगे, तो वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। सेकंड जो पेपर आएगा वो होगा व्यापारिक कानून एवं व्यावसायिक पत्राचार और रिपोर्टिंग। तो व्यापारिक कानून, और ये तो पेपर टोटल होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से व्यापारिक कानून ये 60 मार्क्स का होगा। अब देखिए ध्यान से कि व्यापारिक कानून में कौन कौन से कानून आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे, और कौन से टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले कानून आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आरबीएसई में जो बिजनेस स्टडी की बुक है वहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आरबीएसई स्टूडेंट को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड है माल की बिक्री अधिनियम, द सेल ऑफ गुड एक्ट।
ये ना तो सीबीएसई में होता है ना आरबीएसई में होता है, तो दोनों स्टूडेंट को इसमें मेहनत करनी होगी। ज़्यादा यहाँ पर टिपिकल नहीं है, लेकिन माल को सेल करने के लिए जो एक्ट बना हुआ है, जो रेगुलेशन है, वहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन नया भी है। नेक्स्ट आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट जो है, मैं बताना चाहूँगा कि ये पार्टनरशिप एक्ट जो सीबीएसई या आरबीएसई में होते हैं, उनको 2 बार पढ़ने को मिलता है। 2 बार कैसे? एक तो 11th में इसकी थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो पढ़ने को मिलती है बिजनेस स्टडी में, और उसके बाद में जब 12th में आते हैं तो प्रैक्टिकल में, अकाउंट में भी ये वापस पढ़ने को मिलता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट के लिए, पढ़ा हुआ होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला होता है। अगला आता है आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वैसे प्रैक्टिकल में तो कहीं पर भी मिला हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो थ्योरी में होंगे, और इसकी थ्योरी जो है कुछ हद तक 11th में बिजनेस स्टडी में स्टूडेंट को पढ़ने को मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा में पूछे जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा लिमिटेड में दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी होगी। और लास्ट आता है कंपनी एक्ट जो 2013 का है। ये कंपनी एक्ट भी पार्टनरशिप एक्ट की तरह 11th में भी थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ी हुई होती है और 12th में प्रैक्टिकल पूरी की पूरी पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी है और एक है सेल ऑफ गुड एक्ट। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नए हैं, जो आपको पढ़ने हैं। बाकी सारे एक्ट आपके पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। 60 मार्क्स में से 90% आपके क्लियर है। तो जो स्टूडेंट आफ्टर 12th सोच रहे हैं, तो मैं उनको सजेशन यही देना चाहूँगा कि 12th अपीयरिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके 12th तक अच्छे तैयार होते हैं। तो आपको 12th क्लियर होते ही मई के एग्ज़ाम में इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला होता है। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड पेपर का सेक्शन बी, जिसमें आपको वैश्विक पत्राचार और रिपोर्टिंग, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो ये ही आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। और इसके लिए मैं एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि स्पेशल आप तैयारी के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लें और साथ ही इस सब्जेक्ट को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इंग्लिश जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उनके लिए बेनिफिट ही है। लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और उनको तैयार भी करना होगा। मैं यही कहूँगा कि उसको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट में जाएं, उस समय आप अपना मीडियम जो है वो इंग्लिश कर लें। तो इसको ज़्यादा आप अच्छा तैयार कर लें। अब इसमें सिलेबस में आपकी एक तो आएगा कम्युनिकेशन है, और सेकेंड पार्ट में है सेंटेंस टाइप है, वर्ड पावर है, सेंटेंस टाइप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, पेशी वॉइस है। तो ये सब आपने 11th और 12th में पढ़ के रखा होता है। वोकैबुलरी है, रूट वर्ड है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, ये सारे टॉपिक जो है 11th 12th में पढ़े हुए होते हैं। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हिंदी मीडियम जो है वो इनको ये सोच के क्लियर कर देते हैं कि अब आगे नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम में करना बेटर रहेगा, और इन सब्जेक्ट को उन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। लास्ट में आता है कॉम्प्रहेंसिव पैसेज आते हैं और नोट मेकिंग आता है। ये भी 11th 12th में बहुत इंग्लिश में प्रैक्टिस की हुई होती है, तो कोई नई बात है नहीं। और रिपोर्टिंग में आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिलेंगे जो हो सकता है 11th 12th में नहीं भी पढ़ा हो। कुछ टॉपिक यहाँ पर आपके 11th 12th में पढ़े हुए होंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर स्पेशल आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस जो लेखन कौशल है, यहाँ पर आपको जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग, ठीक है, बेसिक राइटिंग के लिए, और प्रेसिस राइटिंग के लिए, रिपोर्टिंग राइटिंग, और राइटिंग फॉर्मल लेटर, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, ठीक है, रिज्यूम राइटिंग, मीटिंग एक्शन या आर्टिकल राइटिंग है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको आपको जितना हो सकता है बेटर तैयार करें, क्योंकि ये
ट्वेल्थ बेस तक तो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन सीए फाउंडेशन में ज़रूर उसमें थोड़ा एडवांस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर ले तो बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पेपर, जो होगा व्यावसायिक गणित, तर्क शक्ति और सांख्यिकी। ये भी 100 मार्क्स का होगा। मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट को कंबाइंड करके एक पेपर बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट पेपर होगा आपके व्यावसायिक गणित की, बिजनेस मैथमेटिक्स। ये होगा आपके 40 मार्क्स का। अब ये मैथ्स जो है, इसमें बेनिफिट उन स्टूडेंट को मिलने वाला होता है जो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट कॉमर्स मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। यहाँ पर आपको जो पहला टॉपिक है अनुपात, समानुपात, सूचकांक या लघुगणक, तो ये टॉपिक जो है वो लगभग 10th तक स्टूडेंट के क्लियर भी होता है। लेकिन इसके आगे जो टॉपिक है, जिसमें है समीकरण है, उद्देश्य समारोह के संबंध में उद्देश्य कार्यों के अनुकूलन के साथ रेखीय असमानताएं, घन का सामयिक मूल्य, अपरिवर्तन और समायोजन, अनुक्रम और श्रृंखला, सेट संबंध और कार्य, अंतर और अभिन्न, कलन का मूल अनुप्रयोग। तो ये टॉपिक जो है वो 11th और 12th में जो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो कॉमर्स मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट के यदि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, तो उनको थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। तो ये सारी मैथ्स उनको अच्छे से तैयार करनी होगी। और जो स्टूडेंट साइंस मैथमेटिक्स से हैं या फिर कॉमर्स मैथ्स से हैं, तो उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तर्क शक्ति। तार्किक जो तर्क है, रीजनिंग है, ये सब्जेक्ट चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए नया है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपकी मेंटल एबिलिटी यहाँ चेक की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मेंटल एबिलिटी के हैं, जिसमें नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, या फिर दिशा परीक्षण है, सीट की व्यवस्था है, रक्त संबंध होते हैं, न्याय के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो दिमाग से संबंधित है, जिसमें आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करना होगा। तो इसमें आपको जितनी हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने आपने अपने हाथ से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो वो आपको यहाँ पर बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास आपको सभी स्टूडेंट को लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एक ही बात बताऊँगा कि जितना हो सके इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें। बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव प्रिपरेशन करवाने वाले टीचर्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं जो इनको तैयार करवाते हैं, तो आप वहाँ से इसकी एक्स्ट्रा क्लास ज़रूर लें। नेक्स्ट आता है सांख्यिकी। अब देखिए सांख्यिकी में साइंस मैथ्स का स्टूडेंट होगा चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहला जो टॉपिक है वो आंकड़ों का सांख्यिकीय वितरण और केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव के उपाय। ये दोनों टॉपिक सिंपली जो है 10th बेस तक तो सबको पढ़ने को मिलते ही हैं। लेकिन अगले जो टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी है, ये भी 10th में होती है। लेकिन अगला जो है वो है थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। ये टॉपिक जो है वो कॉमर्स मैथ्स वालों को, कॉमर्स मैथ्स जिनके हैं तो उनको यहाँ पर इनका बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे ये कोरिलेशन, रिग्रेशन है या फिर टाइम सीरीज के क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर के लेवल में आते हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक में उनको बेनिफिट मिलने वाला है। 3 टॉपिक के लिए उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और जो कॉमर्स मैथ्स से हैं तो उनको ये सारे टॉपिक का बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए जिनकी कॉमर्स मैथ्स है तो उनको मैथ्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है और स्टैटिक्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है। लास्ट अपन बात करते हैं 4th पेपर की। तो 4th पेपर आपके होगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक एवं व्यावसायिक ज्ञान की। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको 2 भागों में डिवाइड करके रखा है। पहला होगा आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अब देखिए जैसे कॉमर्स मैथ्स के स्टूडेंट को जो मैथ्स में बेनिफिट मिला था, तो यहाँ पर भी जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स के है उनको भी कुछ यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स,
व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें आपके टॉपिक आते हैं व्यापार अर्थशास्त्र का परिचय, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत, विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण और व्यापार चक्र। ये पूरा का पूरा सिलेबस 12th में, जिनके कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होती है तो उनको 12th में ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, और ये पूरा सिलेबस का बेनिफिट उनको सीए फाउंडेशन में मिलने वाला है, जो कि कॉमर्स मैथ्स या साइंस मैथ्स वालों को नहीं मिलने वाला। तो कॉमर्स मैथ्स को जो बेनिफिट मैथ्स में मिला है, तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स में जो होते हैं तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये टॉपिक उनके 12th में बहुत अच्छे तैयार भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको वापस रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन उनका बेनिफिट यहाँ पर उनको ज़रूर मिलेगा। और सेकंड जो पार्ट आता है वो है व्यावसायिक और व्यावसायिक ज्ञान की, जो कि होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और इस 40 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है ये कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल है। इसका भी बेनिफिट जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है वो है व्यापार से परिचय, व्यापारिक वातावरण, व्यापार संगठन, व्यापार की तरक्की के लिए सरकारी नीतियाँ, सुविधा व्यवसाय का संगठन और सामान्य व्यवसाय तकनीक। ये सिंपल से टॉपिक होते हैं जो कि थ्योरिकल है, और सिंपल अगर आप स्टडी करेंगे तो अच्छा तैयार कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट जो कॉमर्स मैथ्स हो चाहे साइंस मैथ्स हो सबको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो कॉमर्स वालों को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक उनके 11th में बिजनेस स्टडी में ये टॉपिक सारे वहाँ पर उनको पढ़ने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक में उनको पहले जो पढ़ा हुआ है उनका बेनिफिट तो मिलेगा ही, और थोड़ा बैकग्राउंड जो इस सब्जेक्ट का है उनसे वो रूबरू रहेंगे। तो यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला होता है, चाहे उनके मैथ्स होगी तो बिजनेस स्टडी तो सबकी होगी। तो बिजनेस स्टडी में 11th में ये सारे टॉपिक उनको पढ़ने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला होता है। और मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक में इतना ज़्यादा कोई टिपिकल है नहीं कि अपन ये सोचे कि वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल है। अगर कोई दूसरी स्ट्रीम का भी स्टूडेंट होगा तो वो भी इसको अच्छे से तैयार कर सकता है। तो कॉमर्स वालों के लिए बेनिफिट भी है और सिंपल भी सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये था आपके कॉमर्स सीए फाउंडेशन का फुल सिलेबस एक्सप्लेन, जहाँ पर मैंने आपको सब बताए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनका सिलेबस क्या क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव टाइप में होंगे और कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो इन सारी सिलेबस को देखकर आप एक बहुत अच्छी अपनी रणनीति बनाएं और सीए फाउंडेशन को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, उसके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन सारे स्टूडेंट जिनके दिमाग में सीए फाउंडेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।